हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज चल रही है चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये बस चैप्टर अब खत्म होने की कगार पे ही है। ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स जो हैं वो बाकी रहे हुए हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स थे जैसे मेंडलिज्म है, थियोट्रॉपी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, वो सारी चीजें तो की, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी पूछे जाते हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उनसे। ठीक है ना, उन्हीं को लेकर के हम बात करेंगे। आज बात करेंगे थोड़ा सा म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो पेडिग्री एनालिसिस है वो क्या होता है, और कुछ बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट म्यूटेशन से। म्यूटेशन जो है क्या होता है, देखो कई कई बार क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर डीएनए के अंदर डैमेज आ जाए, है ना, डीएनए जो है वो कहीं से डैमेज हो जाए, तो वहां देखा जाए उस सेल के अंदर क्या हो सकता है, खराबी आ सकती है ना, उस सेल के अंदर खराबी आ सकती है। और अगर वो खराबी गैमेट्स तक पहुंच गई, अगर वो खराबी गैमेट्स तक पहुंच गई, तो गैमेट्स से जो आगे नई ऑफस्प्रिंग बनेगी वो खराबी कहां तक पहुंच जाएगी, आगे ऑफस्प्रिंग तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज आना डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर ऐसा चेंज जो सडनली आया है, किसी कारण से भी हो सकता है। ठीक है ना, कई सारे कारण होते हैं म्यूटेशन के। तो उन कारणों से क्या हुआ, डीएनए के अंदर सडनली चेंज आया जिसके कारण सेल की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, सेल की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो कुछ अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखे। ठीक है, वो तो हो गए जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन जो चेंज सडनली दिखाना, जो चेंज आया है डीएनए के अंदर, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। देखो क्या है यहाँ, इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज का मतलब होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस व्हिच रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी डीएनए के अंदर सडनली इनहेरिटेबल चेंज आए जिसके कारण क्या हो गया, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाता है। Mutation and recombination are two phenomena which leads to the variation। तो क्या होता है, डीएनए में चेंज आने के दो रीजंस हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, म्यूटेशन हो सकता है जिसके कारण सडन चेंज आता है, और रिकॉम्बिनेशन। आपको याद होगा रिकॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, डीएनए के अंदर चेंज आता है। डीएनए में चेंज आता है तो नए कैरेक्टर्स बनते हैं, है ना। तो which leads to the variation in DNA। देखो दो तरह के म्यूटेशंस दे रखे हैं, एक दे रखा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड द सेकंड वन इज पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है, म्यूटेशन व्हिच रिजल्ट्स टू ड्यू टू लॉस या डिलीटेशंस और गेन। गेन का मतलब होता है इंसर्शन या डुप्लीकेशन ऑफ अ डीएनए सेगमेंट, यानी कोई भी डीएनए का सेगमेंट है, या तो उस डीएनए सेगमेंट का कोई पार्ट डिलीट हो गया है या उस डीएनए सेगमेंट में कोई पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ठीक है ना, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, दिस म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए बाय द सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस। देखो क्या होता है, डीएनए जो होता है ना हमारा डीएनए, तो देखिए क्या है, हमारा जो डीएनए होता है ये हमारा डीएनए। ठीक है, इस डीएनए के अंदर यहाँ नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, इस जगह पे नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है। ये नाइट्रोजनस बेसिस कैसे लगे होते हैं, देखो एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, उसके सामने लगा होता है हमेशा थाइमिन, पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। ऐसे ही ग्वानोसिन, और उसके सामने होता है साइटोसिन, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब मान लो कहीं डीएनए का सेगमेंट था किसी जगह पर, ठीक है ना, किसी जगह पर एडेनिन था तो उसके सामने थाइमिन आ गया। ठीक है, ग्वानिन था तो उसके सामने क्या हो गया, साइटोसिन आ गया, आया। अब मान लो यहां सिंगल बेस पेयर है, इसको बोलते हैं, ये जो पेयर होता है ना इसको बोलते हैं सिंगल बेस पेयर। तो एक बेस पेयर के अंदर अगर मान लो ये बेस पेयर डिलीट हो गया, ये बेस पेयर एक्स्ट्रा आ गया, एक सिंगल बेस पेयर, ठीक है, और या फिर यहां इनके अंदर क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई, क्यों, ये जो ग्वानिन है वो ऊपर चला गया, एडेनिन है जो नीचे चला गया, या इन दोनों के आमने सामने की शिफ्टिंग हो गई। अगर एक सिंगल बेस पेयर में कहीं चेंज आता है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर बात चल रही, तो हम बोलते हैं कि वो एक ऐसा है कि एक छोटा पॉइंट है। नाइट्रोजनस बेस क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पॉइंट है, उसमें चेंज आ रहा है, इतने से में चेंज से, इतने से
पार्ट में चेंज आने पर भी बहुत बड़े बड़े म्यूटेशंस कॉज हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, है ना। The mutation that arise due to change in a single base pair of DNA by the substitution, deletion or insertion of a single nitrogenous base, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। It involves the mutation in a single base pair in a beta globin chain of the hemoglobin pigment of the blood। देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है हमारा हीमोग्लोबिन, उसके अंदर क्या होता है, दो चेन्स होती हैं, एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन, ये होती है ग्लोबिन चेन्स। ये कहां मिलती है, ये मिलती है हीमोग्लोबिन के अंदर। कहां मिलेगी, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट में एच भी लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन में मिलेगी। अब बीटा चेन है, ये किसकी चेन है, प्रोटीन की बनी हुई चेन है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे एमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, एमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये एमाइनो एसिड से मिलकर बनी, एमाइनो एसिड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, मान लो 10th, 10 नंबर अमाइनो एसिड, ये 10 नंबर अमाइनो एसिड, करेक्ट। अब इसके अंदर क्या है, 6 नंबर पोजीशन पर, 6 नंबर पोजीशन पर जनरली होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड होता है। इस सिंगल डीएनए में चेंज आने पर क्या होता है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, उसमें चेंज आने पर क्या होगा, ये जो 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है उसको रिप्लेस कर देता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। कौन रिप्लेस करता है, वैलिन। वैलिन नाम का एमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस कर देता है। इतने से चेंज से यहां चेंज आया, और इस चेंज से पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन की शेप जो होती है ना बिगड़ जाती है, और बिगड़ा हुआ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर पाता। इतने छोटे चेंजेस से भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो यहां क्या क्या बता रहे हैं ये देखो, इट इन्वॉल्व्स द म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को बनाने वाला जो डीएनए है वहां पर छोटा सा चेंज आया, ठीक है। और जो कि हीमोग्लोबिन जो है वो पिगमेंट ऑफ ब्लड है। ग्लूटामिक एसिड इन शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम सेकंड गेट्स द रिप्लेस्ड विद वैलिन एट द 6th पोजीशन। 6th पोजीशन पर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है, वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जिनको हम एब्रेशंस भी बोल देते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर सीन इन द कैंसर सेल्स। वैसे क्या होता है, कई बार कैंसर सेल्स जो होती है ना उनका डीएनए भी डैमेज हो जाता है। बाहर से कई सारे ऐसी चीजें हम खा लेते हैं कई बार, ठीक है, कुछ केमिकल्स हुआ, कुछ हार्मफुल रेडिएशंस हुई, उनसे डीएनए डैमेज हो जाता है, और यही डैमेज डीएनए जो है वो आगे चल करके कैंसर सेल बना लेता है। वो नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल सेल तो डिवाइड नहीं करती, कैंसर सेल तो बहुत फास्टली डिवाइड करती है। क्यों, क्योंकि डीएनए जो है वो उसका डैमेज हो चुका है। तो देखो, म्यूटेशन रिजल्ट्स द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो क्रोमोसोमल में क्या हुआ, एबनॉर्मलिटीज आ गई, ठीक है, जिनको एब्रेशंस बोलते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर जनरली सीन इन, देखो बात करते हैं म्यूटाजेंस की, कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस आर एजेंट्स दैट लीड टू द म्यूटेशंस। इट इंक्लूड्स दो तरह के म्यूटेजेंस मिलते हैं। फिजिकल म्यूटेजेंस, तो फर्स्ट उसमें क्या आता है, यूवी रेडिएशन आ गई, अल्फा बीटा गामा रेज आ गई, एक्स रेज आ गई, ये सब क्या है, फिजिकल म्यूटेजेंस है। और केमिकल म्यूटेजेंस में क्या हो गई, मस्टर्ड गैस आ गई, मस्टर्ड गैस जो होते हैं मीथेन गैस, फिनॉल आ गया, फॉर्मेलिन आ गया, ठीक है। और कुछ केमिकल्स जैसे होते हैं ना, निकोटीन हो गया जो कि तंबाकू में मिलता है, टॉबैको में जो मिलता है केमिकल निकोटीन वगैरह जो है वो मुंह के कैंसर को, ठीक है ना, लंग्स के कैंसर को, अगर वो सिगरेट के थ्रू लिया जाए तो लंग्स के कैंसर को क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। तो ये सब म्यूटेशंस कॉज करने वाले फैक्टर्स हैं, इनको म्यूटाजेंस कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेडिग्री एनालिसिस। तो पहले तो ये देखो पेडिग्री एनालिसिस है क्या। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में, फिर उनसे आगे उनके बच्चों में जा रहा है। तो एक बंदा है मान लो, ठीक है ना, वो बहुत परेशान है क्योंकि उसकी जो जनरेशन है उनके अंदर एक डिसऑर्डर चलता आ रहा है।
ठीक है ना, कि उनके लड़ दादाजी है उनको भी था, उनके परदादाजी है उनको भी था, उसके दादाजी है उनमें तो नहीं था, ठीक है ना, लेकिन उनके भाई में देखा गया था वो, ठीक है, उनके पापा में नहीं है, उसके पापा में नहीं है, उसके अंदर थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं उसके, ठीक है, तो वो परेशान सा है, वो कह रहा है कि शायद उसके आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसके अंदर वो डिसऑर्डर कैसे दिखेगा, वो ढंग से दिखेगा नहीं दिखेगा, क्या संभावना है कि आगे आने वाली या होने वाली और जो संतानें हैं वो डिसऑर्डर वाली होगी या नहीं होगी। तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि देखो देखो ये मेरी जनरेशन जो है उसके अंदर ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है, ये डिसऑर्डर है वो चल रहा है, इनको इनको है और इनको इनको नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि आगे आने वाली जनरेशन में वो डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। डॉक्टर एक काम करेगा, डॉक्टर ये पूछेगा सीधा सीधा कि बताओ, सारा का सारा जो फैमिली ट्री है वो बनवाएगा उससे कि बताओ तुम्हारे जो दादाजी थे वो कितने भाई थे, उनमें से किनके किनकी शादी किनसे हुई, उनसे आगे जो बच्चे थे उनमें कितनों में डिसऑर्डर हुआ, ठीक है ना, फिर उनसे आगे जो बच्चे हुए उनकी शादी किनसे हुई और किन में डिसऑर्डर था और किन में डिसऑर्डर नहीं था। वो पूरी की पूरी क्या करेगी, पेडिग्री बनवा, पूरी की पूरी पेडिग्री बनाएगा, उसको पेडिग्री बोलते हैं, ठीक है, और फिर उसको एनालिसिस करेगा, यहाँ 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 डिसऑर्डर दिख रहा है तो उसके आगे आने वाली जनरेशन में डिसऑर्डर होने की संभावना है। वो पेडिग्री एनालिसिस देखते कैसे हैं वो बात भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इज अ रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस ऑफ अ ट्रेट इज अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली, यानी कि फैमिली की जो जनरेशंस होती हैं, ठीक है, उनको एनालिसिस करना ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई एब्नॉर्मलिटीज या कोई डिसऑर्डर है तो वो कैसे चल रहा है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर हेरिटेबल इन अ फैमिली, फॉर एग्जांपल आई कलर, स्किन कलर, हेयर फॉर्म या हेयर कलर एंड देयर फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किस पर बेस्ड होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेबल का मतलब होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाने वाले कैरेक्टर्स हैं उन पर बेस्ड होता है। जैसे आई कलर ले लिया, हमें पूछना है कि किसी के मदर की कलर का मतलब आई का कलर जो है वो ब्लू है, उसकी मदर के आई का कलर जो है वो भी ब्लू था, तो आगे आने वाली जनरेशन में आई कलर ब्लू होगा नहीं होगा, कैसे होगा, फादर का कलर जो है वो नॉर्मली ब्लैक है, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं छोटी छोटी पेडिग्रीज बनाई जा सकती है। Along with those features, there are other genetic disorders such as the Mendelian disorders that are inherited in a family generation after generation. इसके अलावा देखा जाए तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो आगे मैं बताऊंगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों बोलते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक टाइप है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने जैसे जैसे जीन्स या जो एलील्स या जो फैक्टर्स या कैरेक्टर्स की हम बात कर ले कि नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरह से आगे इनहेरिटेड होते हैं। मेंडल ने बताया था, जो लॉज दिए थे मेंडल ने कहा था कि ये कैरेक्टर ऐसे आगे जाएगा, ये कैरेक्टर ऐसे आगे जाएगा, एग्जैक्टली उनकी जो इनहेरिटेंस है वो उसी तरह से देखी जाती है, तो उनको नाम ही दे दिया गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। Hence, by the using pedigree analysis for the study of specific traits or disorders, generation after generation, it is possible to trace the pattern of inheritance. ये बोलते हैं कि अगर हमने पेडिग्री एनालिसिस किया, कि ना हमने पेडिग्री बनाई बड़ी सी और उसको एनालिसिस किया, तो हम ये दिखा सकते हैं कि जो डिसऑर्डर्स या कोई ट्रेट्स या जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे जा सकता है, और हमने देख लिया तो हम उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। ट्रेस करके हमने देखा कि हाँ ये ऐसे ऐसे आगे जा रहा है, तो आगे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें होने की संभावना इतनी होगी, हम ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री कॉल्ड फैमिली ट्री। द रिप्रेजेंटेशन और द चार्ट शोइंग द फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री, या उनको पेडिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो ट्री बनाते हैं फैमिली ट्री या जो पेडिग्री है, तो वो ये दिखाता है कि जनरेशंस कैसे चल रही है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। इंपॉर्टेंस क्या क्या है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर, देखो, इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर्स टू एडवाइस intending couples about the possibility of having children with the genetic defects like a hemophilia or thalassemia। तो हम डॉक्टर के पास जनरली, वो डॉक्टर तो कम कह सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो जेनेटिक काउंसलर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक काउंसलर्स के पास जाते हैं तो ये पता लगाने में हेल्प की जा सकती है कि कुछ डिसऑर्डर्स जो बहुत ही खराब होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कि जैसे हीमोफीलिया या थैलेसीमिया, ये डिसऑर्डर्स बहुत ही भयंकर डिसऑर्डर्स होते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं है, इलाज पॉसिबल नहीं होता, टेम्पररी इलाज फिर भी हो जाए लेकिन परमानेंट इलाज इनका पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो व्यक्ति जिनको ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो बहुत ही दुख पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आगे हो उससे पहले ही वो प्रिडिक्ट हो जाए, ठीक है ना, कि मतलब किसी को थैलेसीमिया होने की संभावना है तो ठीक है,
अगर थैलेसीमिया होने की संभावना है तो फिर वो फीमेल जो है वो क्या करेगी, वो बेबी कंसीव ही ना करे। क्या कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऐसे डिसऑर्डर हो जाए, तो वो डिसऑर्डर हो जाए, वो बच्चा हो, तो उससे ज्यादा बेटर है कि वो फीमेल जो है या वो मदर जो है वो कंसीव ना करे, ठीक है, वो बच्चा अडॉप्ट कर ले या कोई दूसरा तरीका अपना सके। It is helpful to study a certain genetic trait and find out the possibility of the absence of presence of that trait in a homozygous or heterozygous condition is a particular individual। ये चीजें भी देखी जाती हैं कि अगर किसी के अंदर डिसऑर्डर है तो उसके अंदर जो एलील्स, हम बोलते हैं ना एलील्स, जो जीन के जो पेयर होते हैं वो कैसे हैं होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। कई बार हम देखेंगे आगे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर कोई एलील्स आते हैं तो वहां डिसऑर्डर नहीं दिखता है, उसमें एक जीन खराब एक जीन सही है, लेकिन अगर वो खराब जीन आगे चला गया तो डिसऑर्डर क्रिएट कर जाएगा। ये सारी चीजें भी है जो यहाँ पता लगाई जा सकती है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट एंड एब्नॉर्मलिटी और या डिजीजेस। कई सारे डिसऑर्डर, कई सारे डिजीजेस जो है वो एब्नॉर्मल है, उन सभी को पहचानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बना सकते हैं। देखो यहाँ कुछ सिंबल्स दिए गए हैं पेडिग्री एनालिसिस बनाने के लिए। सिंबल्स क्या क्या है पहले उनको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर उस पेडिग्री एनालिसिस में अगर ये बॉक्स बनाया जाता है तो इसका मतलब है मेल, ठीक है। अगर ये कैसा सर्कल बनाया जाता है दैट इज अ फीमेल। और अगर ऐसा हो जहां पर ये इस तरह से निशान बनाया जाएगा ना, ये जो बॉक्सेस है उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ऐसे बना दिया, तो ये होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत पुरानी जो जनरेशन चली आ रही, तो हमें याद भी नहीं रहता कि अरे उनके दो लड़कियां थी, एक लड़का और एक लड़की थी, पता नहीं है, तो वहां सेक्स अनस्पेसिफाइड कर देते हैं, ठीक है ना, कि एक लड़की थी, दूसरी लड़की थी या लड़का था, ये हमें पता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, सेक्स अनस्पेसिफाइड, तो वहां वो बनाते हैं, ठीक है। अब किसी डिसऑर्डर से ग्रसित या डिसऑर्डर वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम ऐसे दिखाते हैं, उनको डार्क कर देते हैं, जैसे इन्होंने रेड कर दिया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, डिसऑर्डर वाले हो गए। तो मैं लिख दूं यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं ये। इसके बाद देखो यहाँ, इसके बाद इस जगह पे देखो, यहाँ एक मेल और यहाँ एक फीमेल दिखा रखा है, बीच में एक डंडी दिखा रखी, जो बीच में एक डंडी दिखा रखी है इसका मतलब है मेटिंग, ठीक है ना, इसका मतलब है मीटिंग। यहाँ पर जनरली अगर हम अपने जो समाज है उसके हिसाब से देखें तो इन दोनों की शादी हुई है, ठीक है, लेकिन साइंस इस चीज को नहीं मानता, साइंस तो सीधा सीधा बोलता है मीटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, इसके अंदर अगर दो डंडियां दिखा दी जाए तो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। रिलेटिव्स मीटिंग मतलब कहीं होता है ना, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कजन्स के अंदर भी शादियां करवा दी जाती हैं, तो इनके बीच में मेल और फीमेल, मतलब ये दोनों कजन्स हैं, थोड़े दूर के हो सकते हैं, पास के हो सकते हैं, उनके बीच में शादी हो जाए तो बीच में दो डंडी दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ एक मेल और एक फीमेल है, मतलब इन दोनों की शादी हुई है, जनरली हम तो ऐसे ही मानते हैं कि मेटिंग का मतलब यहाँ शादी है, ठीक है। यहाँ मेल और यहाँ फीमेल है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ दो ब्रांचेस निकाली जाती है, इसका मतलब ये मेल और फीमेल, ये पेरेंट्स है और ये इनके बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो पेरेंट्स अबोव पर क्या है, पेरेंट्स है, और नीचे की तरफ क्या है, चिल्ड्रन बिलो, या नीचे की तरफ चिल्ड्रन है। इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, हम हमेशा ध्यान रखते हैं लेफ्ट टू राइट बर्थ दिखाते हैं, ये पहले यानी पहली लड़की है और दूसरा क्या है, लड़का है, ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद ये पेरेंट्स है, इन पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर नहीं दिख रहा, लेकिन इनका जो बच्चा है उसके अंदर डिसऑर्डर दिख रहा है। पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड विद अफेक्टेड टू अ डिजीज, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, अगर ऐसा दिखा दिया जाए और 5 दिखा दिया जाए, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स है। ये सिंबल्स जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर ये वाली चीज जो है वो नीट में पूछी भी गई थी, ये ना सीधा उन्होंने ये पूछ लिया था कि बताओ ये सिंबल किसका है। पेरेंट्स है जो खुद तो अनअफेक्टेड है, लेकिन उनके जो बच्चा है, इनका जो बेटा है वो अफेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस को दिखाने के लिए या पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको, ये कैसे होती हैं। देखो, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोसोमल, एक होता है एलोसोमल। एलोसोमल जो ऑटोसोमल होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, यानी 44 क्रोमोसोम से रिलेटेड। और एलोसोमल जो होंगे वो कौन से होंगे, या तो वो XX या वो XY से रिलेटेड होंगे, ठीक है।
अब ऑटोसोमल जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, दो तरीके की डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक होते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। यहां पर एलोसोमल में क्या होता है, एलोसोमल में भी दो आते हैं, एक होते हैं एक्स लिंक्ड, यानी जो एक्स क्रोमोसोम की खराबी, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर खराबी कारण होंगे, एक होंगे वाई लिंक्ड। तो अब इनके अंदर क्या है, कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो आप देखोगे जनरेशन के अंदर गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा। जनरेशन जो है उसके अंदर हर जनरेशन में आपको डिसीज दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको डिसऑर्डर दिखेगा ही दिखेगा, वहां पर जनरेशन स्किप नहीं होगी। देखो तो मैं यहां लिख दूं, जनरेशन नेवर स्किप, जनरेशन स्किप कभी नहीं होगी, हर जनरेशन में आपको डिसऑर्डर दिखेगा। और रेसेसिव में क्या होगा पता है क्या, जनरेशन कैन बी स्किप, जनरेशन कैन बी स्किप। मतलब ऐसा है कि स्किप का मतलब है पेरेंट्स के अंदर डिसऑर्डर दिख रहा है, ठीक है, उसके बच्चे में नहीं है, और उनके बच्चों में डिसऑर्डर दिख रहा है, मतलब तीसरी जनरेशन में डिसऑर्डर आ रहा है, पहली में है दूसरी में नहीं है, तीसरी जनरेशन में डिसऑर्डर दिख रहा है, तो जनरेशन बीच में स्किप हो गई ना, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जनरेशन स्किप हो सकती है। देखो वाई लिंक्ड जो होता है ना, उसके अंदर एक सिंपल सा फंडा रहता है, वाई लिंक्ड जो होगा वो कैसे जाएगा, वो हमेशा मेल टू मेल जाएगा, फादर जाएगा सन, सन से जाएगा उसके बेटे के अंदर, ठीक है, फादर से हमेशा सन में जाएगा, सन से उसके अंदर ग्रैंड सन में जाएगा, ठीक है ना, ग्रैंड सन के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहा जाता है, मेल टू मेल, क्योंकि खराबी कहां है, वाई क्रोमोसोम के अंदर है। वाई क्रोमोसोम जो होगा वो अगर मेल में तो जाएगा, फीमेल में वाई क्रोमोसोम थोड़ी होता है ना, सही बात, ठीक है। अब यही अगर मैं बात करूं एक्स लिंक्ड के अंदर, एक्स लिंक्ड भी दो तरीके की हो सकती है, एक होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक होती है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता है, अगर एक फीमेल है, एक फीमेल है, अगर उसके अंदर दोनों एक्स अफेक्टेड हैं तभी डिसऑर्डर दिखेगा, अदरवाइज डिसऑर्डर नहीं। एक डिसऑर्डर होगा, मतलब सॉरी डोमिनेंट जो होता है ना, डोमिनेंट, डोमिनेंट में क्या होगा, कट है, डोमिनेंट जो होगा, डोमिनेंट के अंदर क्या होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक क्रोमोसोम जो है अगर वो ही खराब हो गया तो डिसऑर्डर दिख जाएगा, दोनों खराब होंगे एक्स क्रोमोसोम तो डिसऑर्डर दिखेगा, वो तो तय है, ठीक है। जैसे मान लो एक एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर मैं खराबी के लिए उसके ऊपर एक ऐसा निशान बना देता हूं, ये वाला, ठीक है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम सही है लेकिन फिर भी डिसऑर्डर दिखेगा, इसका मतलब ये एक्स जो खराब है ना वो डोमिनेंट है, डिसऑर्डर दिखाएगा। और अगर मैं ऐसे दिखा दूं एक्स ये खराब, एक्स ये खराब, तो डिसऑर्डर डेफिनेटली होना है। ये तो फीमेल की बात चली, मेल के अंदर बेचारे में क्या होता है, एक एक्स खराब है अगर तो भी डिसऑर्डर ही जाएगा, ठीक है ना, वो तो दिखेगा ही। रेसेसिव के अंदर क्या होगा, रेसेसिव के अंदर अगर एक एक्स खराब है दूसरा एक्स सही है तो डिसऑर्डर नहीं दिखेगा, नो डिसऑर्डर। लेकिन ऐसी फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है इस खराब एक्स की, जो आगे अगली जनरेशन में क्या करती है, इस खराब एक्स को पहुंचा देती है, डिसऑर्डर। अगर दोनों खराब हुए तो डेफिनेटली डिसऑर्डर तो दिखेगा ही, ठीक है। यहां फर्क आता है कि यहां दोनों में से कोई भी एक खराब है तो भी डिसऑर्डर दिखेगा, लेकिन यहां दोनों में से कोई एक खराब नहीं है, एक सही है तो डिसऑर्डर नहीं, रेसेसिव है। मेल में तो वही एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वही खराब हो गया तो डिसऑर्डर डेफिनेटली दिखेगा। देखो अब है ना, मैं आपको दो पेडिग्रीज जो है वो दे रखी है, आपको पेडिग्रीज एनालिसिस करनी कैसे देखते हैं। देखो ये दो पेडिग्रीज दे रखी है, ये इसको बोल देते हैं ये पेरेंट्स हैं, तो ये जो पेरेंट्स है ना, ठीक है, सबसे पहले तो उनकी जनरेशन डिसाइड करवा लो, ये जनरेशन 1, ये हो गई जनरेशन 2, और ये हो गई जनरेशन 3। ये भी जनरेशन 3 है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन से ही निकली, ये भी जनरेशन 3 ही है। अब देखो जनरेशन 1 ये पेरेंट्स है जिसमें मदर अफेक्टेड थी और फादर अफेक्टेड नहीं थे, इनसे बच्चे हुए, पहले लड़की हुई फिर लड़का हुआ फिर लड़का हुआ फिर एक लड़की हुई, ठीक है ना।
ये लड़की, ये लड़का, फिर ये लड़का, फिर ये लड़की, इसमें से एक लड़का और एक लड़की के अंदर क्या है, डिसऑर्डर दिख रहा है, और एक लड़की और एक लड़के में डिसऑर्डर नहीं दिख रहा है। इनकी शादी हुई, देखो इस लड़के की शादी किसी लड़की से हुई जो नॉर्मल है, ठीक है। इस लड़के की शादी जो है वो, इस लड़की की शादी जो है वो एक ऐसे लड़के से हुई जो भी नॉर्मल है। अब इनके आगे कोई डिसऑर्डर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ इस जगह पर डिसऑर्डर दिख रहा है। तीसरी जनरेशन है, ये भी डिसऑर्डर दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो इनके 3 बच्चे हुए, एक लड़का फिर एक लड़की जो अफेक्टेड थी, फिर एक लड़का। तो डिसऑर्डर कैसे हो रहा है, मुझे एक बात बता दो। ये जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कैसा, जब जनरेशन स्किप नहीं होती तो क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी की बात कर लूं, यहाँ जनरेशन 1, जनरेशन 2 और ये जनरेशन 3, ठीक है। यहां देखो ये पेरेंट्स थे, इनमें डिसऑर्डर नहीं है, इनके बच्चे हुए, एक लड़का फिर एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़की और फिर एक लड़का, 5 बच्चे हुए इनके। ये शादी हुई है इनकी, ठीक है ना, इसको नहीं गिनेंगे हम। तो यहां देखो एक लड़का था जिसमें नहीं था, इसमें डिसऑर्डर दिख रहा है, इसमें नहीं डिसऑर्डर, इसमें है और इसमें नहीं है। फिर इस लड़की की शादी जिससे हुई उसको भी क्या था, वो भी नॉर्मल था, लेकिन उनके बच्चों में एक लड़के में डिसऑर्डर दिखा और 2 लड़कियों में डिसऑर्डर नहीं दिखा। जनरेशन स्किप करके, क्या पेरेंट्स में नहीं है, उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में स्किप करी। जब जनरेशन स्किप करती है तो क्या हो जाता है, ऑटोसोमल रेसेसिव, देन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। डिटेल्स भी देखनी है इन डिसऑर्डर्स के आगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है वो देखी जाती हैं एक पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। बात करते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? A large number of disease are known to be inherited from parents to their offsprings. ऐसे डिजीज जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सच डिजीज आर नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। मोस्ट ऑफ दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलील। मोस्ट ऑफ चीजें क्या होती है कि जो रेसेसिव एलील्स जो होते हैं ना उनके एक्सप्रेस हो जाने से होती है। फॉर एग्जांपल देखो, क्या कैपिटल टी में लंबापन आ रहा था? हाँ बिल्कुल आ रहा था। कैपिटल टी स्मॉल टी में भी प्लांट जो है वो टॉल था? हाँ बिल्कुल टॉल था। लेकिन जब स्मॉल टी आता है तब क्या हो जाता है, बौना हो जाता है प्लांट। तो ऐसे ही कुछ रेसेसिव एलील्स होते हैं जब वो अपनी होमोजाइगस कंडीशंस में आ जाते हैं, है ना, होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं तो वो डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि अगर उनके ऊपर डोमिनेंट कोई जीन होगा तो वो तो उनके ऊपर डोमिनेंट रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर रेसेसिव जीन्स अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं तो उनके ऊपर डोमिनेंसी दिखाने वाला कोई भी नहीं है, वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे और डिसऑर्डर कर देंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इसको, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करेंगे, देन आफ्टर दैट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नंबर फर्स्ट आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द नंबर सेकंड इज क्रोमोसोमल। देखिए बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है उनके बारे में डिटेल में। हमने बोला कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ना। कैसे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हम उनकी बात करते हैं पहले। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि उन लॉज को फॉलो करते हैं जो मेंडल ने दिए थे, और उनकी जो इनहेरिटेंस है यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाने की जो टेंडेंसी है वो एग्जैक्टली उन लॉज को फॉलो करती है जैसा कि मेंडल बता रहे थे, ठीक है। और दूसरा देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट जो होता है जिसे हम जीन कहते हैं, है ना, जिसे हम जीन कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या आती है, खराबियां आती है, ठीक है। पूरे क्रोमोसोम पर खराबी नहीं आएगी। जैसे देखा जाए, जैसे एक क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम कह देंगे जीन, है ना, यहां खराबी आएगी, इस जीन में खराबी आएगी जिसके कारण इस जीन का जो फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके कारण कई सारे डिसऑर्डर्स पैदा होंगे। तो ये होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो देखो बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। इज कॉज्ड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, यानी किसी सिंगल जीन के अंदर अल्टरनेशन या म्यूटेशन होने के कारण ये डिसऑर्डर्स जो है वो पैदा होते हैं। देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है जैसे वो बात करते हैं वैसे ही ये लॉस जो है, मतलब वैसे ही ये डिसऑर्डर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो
देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी कि इनका जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली मेंडल जैसे बताते थे वैसे ही होता है। The pattern of inheritance of Mendelian disorders can be traced in a family by the pedigree analysis। बिल्कुल सही है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रेस किया जा सकता है जब हम पेडिग्री एनालिसिस जो है वो करते हैं। तो पेडिग्री बनाया, उसको एनालाइज किया, तो पता चल जाता है कि हाँ ये मेंडेलियन डिसऑर्डर ऐसे 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 फैलेगा, या आगे जाएगा, यहां से चलता आ रहा है, इनमें आगे और होने की संभावना है। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके देखो, हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, ये सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के। देन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं। वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, हमने दो तरह के क्रोमोसोम पढ़े थे, याद करो, एक तो थे ऑटोसोमल, एक थे एलोसोमल। ऑटोसोमल क्या होता है, ऑटोसोमल वो होते हैं जो मेल और फीमेल के अंदर सिमिलर होते हैं, ठीक है, उनको देख करके हम किसी भी पर्सन के सेक्स का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। और ऑटोसोमल उन क्रोमोसोम्स के अंदर आपको पता है हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर मिलता है ना, हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर मिलेगा। 1 नंबर क्रोमोसोम उसका पेयर, मतलब उसका एक जोड़ा होगा, 2 नंबर क्रोमोसोम का एक जोड़ा, 3 नंबर क्रोमोसोम का एक जोड़ा, ठीक है ना। अगर उनमें से किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर लगने वाला जीन खराब हो जाए, ठीक है, और उससे डिसऑर्डर पैदा हो जाए, तो उसे कहेंगे क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमने ये पेडिग्री एनालिसिस के अंदर भी देखा था। सेकंड, ऑटोसोमल रेसेसिव क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा और एल्बिनिज्म होगा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एल्बिनिज्म क्या होता है, ये हमने देखा है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या है, अगर 2 क्रोमोसोम है और दोनों ही क्रोमोसोम खराब होंगे तभी वो डिसऑर्डर दिखाई देगा, ठीक है ना, इसके अलावा नहीं दिखाई देगा। यानी कि जब रेसेसिव जीन्स जब एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तभी वो डिसऑर्डर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और होता है सेक्स लिंक। सेक्स लिंक का मतलब होता है या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम लिंक्ड है, जैसे हीमोफीलिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक करके सब डिजीज के बारे में। देखो, पहले बात कर लेता हूं मैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कैसा डिसऑर्डर है, वो एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर कोई जीन है जो खराब हो जाएगा, इस कारण से ये डिसऑर्डर पैदा होगा। सुनो ध्यान से क्या होता है इस डिसऑर्डर में। यहां एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये है एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन लगा होता है, ठीक है, जो है कलर प्रोटीन को बनाने वाला। फॉर्मेशन जीन, ये कलर प्रोटीन कहां बनती है, ये कलर प्रोटीन बनेगी आइज के अंदर, ठीक है ना। और आइस के अंदर ये प्रोटीन हमें 3 तरह की प्रोटीन्स के फॉर्म में मिलती है। कौन कौन सी प्रोटीन के फॉर्म में मिलती है, पहले मैं लिख देता हूं कहां होती है ये, इन आइस, आंखों, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये प्रोटीन्स जो है, ये तीनों प्रोटीन्स मिलकर के हमें दुनिया के सारे कलर दिखाती है। कहां मिलेगी, आंखों में मिलेगी। अब मान लो ये जीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ये जीन डिलीट हो गया, इस जीन में खराबी आ गई, म्यूटेशन आ गया, इस कारण से क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर इन तीनों कलर में से कोई 2 कलर के अंदर डिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। मतलब अगर उसको रेड कलर दिखाई दे रहा है,
ठीक है, तब तक तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन पता है ऐसे पर्सन्स जो होते हैं ना, उन पर्सन्स के अंदर रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएशन नहीं होता। रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते वो लोग। रेड कलर है तो उसको ग्रे कलर दिखेगा, वो रेड नहीं दिखेगा। ग्रीन कलर की जगह कुछ और कलर दिखेगा, उसको वो कलर नहीं दिखेगा। तो ऐसे पर्सन्स जो है वो होते हैं कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं और इस डिजीज को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। इन तीनों में से कोई दो कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हो सकती है अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इस जीन में खराबी आ जाए तो। ये एक्स क्रोमोसोम जो प्रोटीन बनाता है कहां होती है? आंखों के अंदर होती है। करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं ऐसे पर्सन्स की, ऐसे पर्सन जो है वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर क्या होता है? खून, ब्लड जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है, उन सब चीजों से रिलेटेड इतने काम होते हैं, तो उनको तो वो चीज सही दिखेगी ही नहीं। तो इसलिए ये मेडिकल फील्ड्स में ऐसे पेशेंट जो है वो नहीं जा सकते। अब देखो, जब क्योंकि मैंने ये बोला कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो दोनों एक्स अगर किसी फीमेल में खराब होंगे तभी वो डिजीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मैं बोलूं कि एक एक्स एक्स ऐसे है तो ये एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है ना, एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक एक्स और एक एक्स ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए खराब है और दूसरा एक्स सही है, तो ऐसी फीमेल जो है उसमें डिसऑर्डर तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये फीमेल कैरियर फीमेल होगी। ये फीमेल कैरियर फीमेल होगी जो कि डिजीज को आगे बढ़ाएगी अगली जनरेशन के अंदर, ठीक है। खुद को डिसऑर्डर नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक खराब एक्स है। ये खराब एक्स जो है वो काम नहीं करेगा, तो सही वाला एक्स कहता है कि भैया मैं तेरा काम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फीमेल में कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। अगर मैं यूं कहूं दोनों ही एक्स खराब हो गए कलर ब्लाइंडनेस के, तो इसका मतलब ये डिजीज्ड फीमेल हो जाएगी, डिजीज्ड फीमेल हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्स वाई की, तो ये होता है नॉर्मल मेल, नॉर्मल। लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं एक्स जो कि क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस के लिए खराब है और दूसरा वाई, तो क्या हो जाएगा? ये डिजीज्ड मेल हो जाएगा। इसीलिए आपको पता है मेल में एक एक्स क्रोमोसोम खराब होने पर भी डिजीज हो जाती है, जबकि फीमेल के अंदर दोनों एक्स खराब होंगे तो डिसऑर्डर होगा, एक एक्स के खराब होने पर कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। इसीलिए पता है ये रोग होने की पॉसिबिलिटी मेल के अंदर, मेल है उनके अंदर होती है 8% तक, वहीं फीमेल्स के अंदर ये डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी होती है ओनली एंड ओनली 0.4%। 0.4%, ठीक है। ये था कलर ब्लाइंडनेस। अब अगर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसे पूछा जाता है आप लोगों को कि एक कलर ब्लाइंड मेल था, कलर ब्लाइंड मेल था, ठीक है, तो मैं लिख दूं एक्स सी और वाई, ये होगा कलर ब्लाइंड में। उसका अगर एक कैरियर फीमेल के साथ शादी हो जाती है जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर थी, तो आपको पता है कैरियर कैसी होती है? ऐसी होती है। तो उनके बच्चों में कितने परसेंट बच्चों में ये डिजीज होने की पॉसिबिलिटी होगी? चलो कोई दिक्कत नहीं है, चेकर बोर्ड बना करके हम सीधा समझ सकते हैं इसको। ये मेल है, ये फीमेल है, करेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ, ये दोनों ओवम है, ये दोनों स्पर्म है, इनका आपस में क्रॉस करवाएं तो एक्स सी ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। इसका इसके साथ करवाएं तो एक्स सी और एक्स ये कैरियर फीमेल होगी। इसका इसके साथ करवाएं तो एक्स सी और वाई ये डिजीज लड़का होगा, और ये एक्स और वाई ये नॉर्मल लड़का होगा। तो देखो आपको इन जगहों पर डिसऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब अगर ये चार बच्चे इनको 100% मानू तो 50% में क्या होगा? डिसऑर्डर दिखाई देगा, 50% ऑफ स्प्रिंग्स में। डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सेकंड नंबर बात करते हैं हीमोफीलिया, जिसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं, ठीक है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। ये भी सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड होगा। सेक्स क्रोमोसोम पे एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड होगा और रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा? दोनों एक्स खराब होंगे तभी डिसऑर्डर दिखेगा, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू देयर सन्स, जिनको हम बोलते हैं मेल प्रोजेनी जो है उनके अंदर ये होता है।
यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, फीमेल्स जो होती है वो अपने जो मेल ऑफस्प्रिंग्स होती है, जैसे बेटे, ठीक है ना, पोते, दोहिते, जो ग्रैंडसन्स होते हैं, उनके अंदर जनरली कैरियर फीमेल्स ये डिजीज ट्रांसफर करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक खराब एक्स होता है। उनके पास क्या होता है, एक खराब एक्स होता है, जो कि वो आगे अपने बेटों में ट्रांसफर कर देती है, पोतों में ट्रांसफर करती है। कैसे करती है आपको पता है? आपको पता है क्योंकि फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आता है और मेल्स जो होते हैं उनसे वाई क्रोमोसोम आता है। और अगर खराब एक्स क्रोमोसोम हुआ अगर एक फीमेल के पास, तो वो खराब एक्स क्रोमोसोम आगे उसके बेटे में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम खराब हुआ तो लड़कों में तो डिसऑर्डर हो जाता है, आपको पता है। In a single protein that is a part of a cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. इसमें क्या होता है, सुनो, यह सेम एक्स क्रोमोसोम, इसके ऊपर एक जीन लगा होता है, ये एक्स क्रोमोसोम है। इसके ऊपर एक जीन लगा होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जीन, जो कि क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता है क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होता है 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि चोट लगने पर ब्लड के क्लॉट को जमाते हैं और हमारी बॉडी से ब्लड लॉस जो है उसको बचाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड जम जाएगा, कुछ दिन में आप देखते हो कि ब्लड जो होता है चोट वाली जगह पर वो जम जाता है, ताकि बॉडी से ज्यादा ब्लड बाहर नहीं निकले, क्योंकि ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा तो ब्लड लॉस से क्या हो सकता है, वो इंसान मर सकता है। इनमें क्या होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाले 1 से लेकर के 13 तक, 1 से लेकर के फर्स्ट से लेकर के 13 तक फैक्टर्स होते हैं। उसमें से एक फैक्टर होता है फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर होता है 10। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कभी कभी क्या होता है, बनने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला जो जीन है वो खराब हो जाएगा। यहाँ ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाले जीन्स होते हैं, यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाने वाला जीन होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाने वाला जीन है, तो अगर फर्स्ट से लेकर के 13 फैक्टर्स तक सारे अगर एक्टिव नहीं हुए तो क्लॉटिंग की प्रोसेस चालू ही नहीं होगी, उसका ब्लड बहता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पर्संस जो होते हैं उनमें ब्लड का क्लॉट नहीं जमता है। तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाने वाला जो है वो जीन होता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो क्लॉटिंग नहीं होगी। तो क्लॉटिंग जो है ब्लड की वो नहीं होगी। जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड लॉस हो जाएगा, और ब्लड लॉस होने के कारण क्या होता है, वो व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, सेम इनके अंदर भी वही होता है। हीमोफीलिया के लिए मैं ऐसे कह दूं, XH खराब होता है और नॉर्मल जो है वो X है, XH है वो खराब है। तो अगर मैं इसकी जीनोटाइप दिखाऊं, XX, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, अगर मैं यूं कह दूं XH और X, ये फीमेल कैरियर फीमेल है, ठीक है। अगर मैं यूं कह दूं XH, ये हो जाएगी डिजीज्ड फीमेल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं XY, ये हो जाएगा नॉर्मल मेल, और इसके अंदर हो जाएगा अगर XH और Y, तो हो जाएगा डिजीज्ड। ये इसका जीनोटाइप बनता है। अब देखो इस डिसऑर्डर में सबसे पहले कैसे और क्या देखा गया। क्वीन विक्टोरिया थी ना, इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया, उनकी जनरेशंस में ये डिसऑर्डर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। उन्होंने ये देखा कि उनके जो पोते और उनके जो दोहिते हैं उनके अंदर ऐसा डिसऑर्डर था कि उनके चोट लगने पर उनके ब्लड का क्लॉट नहीं बनता था। जब रिसर्च की गई तब पता चला कि क्वीन विक्टोरिया खुद इस डिसऑर्डर की क्या थी, कैरियर थी। In a single protein that a part of a cascade of protein involved in the clotting of blood is affected. Due to this, an affected individual is a simple cut will result in a non-stop bleeding. The heterozygous female, जिसको हम कैरियर बोलते हैं, for hemophilic may transmit the disease to sons. ठीक है? The possibility of female becoming a hemophilic is a very rare because a mother of a such female is to be a least carrier and the father should be hemophilic. यानी कि एक फीमेल का हीमोफिलिक होना बहुत रेयर है। क्योंकि इसका रेयर होना क्यों है, क्योंकि उसके मदर जो है वो एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए और फादर जो है वो हीमोफिलिक होना चाहिए, जो कि रेयर होता है। क्योंकि कभी ना कभी चोट तो लगेगी, चोट लगेगी तो खून बहेगा और खून रुकेगा नहीं, तो मर सकता है।
आपको पता है फीमेल्स जो होती है ना, ऐसी हीमोफिलिक फीमेल्स यानी डिजीज फीमेल्स जो है वो भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि जब उनके अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है 11 से 13 साल की उम्र में, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है तो आपको पता है फर्स्ट 5 डेज के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग का क्लॉट ही नहीं बनता, जब ब्लीडिंग का क्लॉट ही नहीं बनता तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है और उसी समय वो फीमेल मर जाती है। तो हीमोफिलिक फीमेल और उसका प्रेग्नेंट होना कोई चांस नहीं है, रेयरेस्ट चांस है, ठीक है ना, हो भी नहीं सकता ऐसा। It is called a royal disease because it shows a number of hemophilic descents as Queen Victoria was a carrier of this disease. इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी और क्वीन विक्टोरिया खुद इसकी वेक्टर थी। इसके जो क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्टली हमने जो कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन किए हैं वैसे ही होंगे। अगर मैं बोल दूं कि वो हीमोफिलिक मेल है, हीमोफिलिक फीमेल है, ठीक है ना, कभी ऐसा बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर हीमोफिलिक मेल होगा तो आपको ऐसा दिखेगा, हीमोफिलिक फीमेल पूछेंगे ऐसा होगा, हालांकि हीमोफिलिक फीमेल जनरली नहीं होती जिसकी शादी हो और उसके आगे बच्चे हों, रेयरेस्ट चांस है, नहीं होगा ऐसा। तो इसके एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसे ही होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ठीक है ना, यानी कि उन 44 क्रोमोसोम से रिलेटेड है जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ठीक है। तो इनके इस डिसऑर्डर में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होने की पॉसिबिलिटी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल में होने की संभावना ज्यादा और मेल में कम, या मेल में ज्यादा फीमेल में कम, ऐसा कुछ भी नहीं। It can be transmitted from parents to their offsprings when the both partners are carrier for the gene or heterozygous. Correct? अगर दोनों पार्टनर्स जो है वो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ऐसे इन कंडीशन में हो गया तो इनके अंदर डिसऑर्डर होने की संभावना रहेगी इनके ऑफस्प्रिंग के अंदर। ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर मैं ये कह दूं ये, और मान लो ये रेसेसिव डिसऑर्डर है तो इसका मतलब रेसेसिव कंडीशन में जब जीन आएंगे तब क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे तब होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट जीन होता है तो वो रेसेसिव को दबा देगा तो डिसऑर्डर नहीं होगा। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अवेलेबल होना जरूरी है दोनों पेरेंट्स का। caused by the point mutation due to the beta globin chain of hemoglobin pigment of the blood। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, दो चेन्स होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, दोनों प्रोटीन चेन्स होती है। अब प्रोटीन आपको पता है किस चीज से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन मिलकर बने होते हैं अमीनो एसिड से, ठीक है। अब अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, अगर कभी कभी उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए तो बहुत खतरनाक तरीके की क्या हो जाती है, विसंगतियां, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से डिफॉर्मिटीज आ जाती है। कैसे, सुनना ध्यान से, यहां आरबीसी जो है उसका शेप सिक्कल शेप हो जाता है। सिक्कल क्या होता है, ऐसे चांद के जैसा शेप होता है ना आधा, सिक्कल वो होता है हसिया जिससे ना हम घास काटते हैं, ऐसे जस्ट कॉमा शेप होता है, सिक्कल इसको बोलते हैं। तो इसके जैसा हो जाता है और जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है। कैसा होता है देखते हैं, सुनो, देखो एक जीन है, ये डीएनए है, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, और ग्वानिन के सामने हमेशा ध्यान रखना साइटोसिन, एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता है। इससे जो एमआरएनए बनता है, उसमें होता है ग्वानोसिन एडेनिन ग्वानोसिन, और ये ग्वानोसिन एडेनोसिन ग्वानोसिन जो है वो बीटा ग्लोबिन चेन के छठे पोजीशन पर देखो ग्लूटामिक एसिड को लेकर के आ रहा है। ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, ये एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। कौन सी प्रोटीन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसको बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ, ध्यान से सुनना, यहां पे क्या हुआ, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन की जगह ग्वानिन थायमिन ग्वानिन हो गया, और साइटोसिन थायमिन साइटोसिन की जगह साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन हो गया। तो अब आपको पता है इस नीचे वाली चेन से अगर एमआरएनए बनेगा, साइटोसिन का उल्टा होगा ग्वानिन, एडेनिन का उल्टा होता है थायमिन, लेकिन एमआरएनए में एडेनिन का उल्टा होता है यूरेसिल और साइटोसिन का उल्टा ग्वानिन, ठीक है ना। ध्यान, आपको पता है ना कि डीएनए जो है उसके अंदर थायमिन मिलता है और आरएनए के अंदर उसी थायमिन की जगह यूरेसिल मिलता है। अब वहां पर GAG था जो एक कोडॉन था और यहाँ GUG हो गया, तो यहां जो एमिनो एसिड आएगा वो फिर ग्लूटामिक एसिड नहीं आता है, वो फिर आता है वैलिन, और
बीटा ग्लोबिन चेन की 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन आ जाए तो क्या होता है, वो होते हैं भयंकर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। उसमें आरबीसी का जो शेप है वो ऐसे सिकल शेप हो जाता है और ऐसी आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है, उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो व्यक्ति ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रह पाता। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbS। एक एलील का पेयर जो है HbA और HbS वो इसको कंट्रोल करते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट HbA नॉर्मल हेटेरोजाइगस HbA/HbS इज कैरियर ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, HbA होगा तो नॉर्मल है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, इसीलिए देखो यहाँ पर नीचे उस डायग्राम के अंदर HbA दे रखा है। क्या देखो नीचे HbA पेप्टाइड दे रखा है जो कि नॉर्मल है, और यहाँ जो डिजीज है उसको HbS पेप्टाइड बोल देते हैं। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव अगर HbS आ जाएगा तो अफेक्टेड हो सकता है वो पर्सन। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द substitution of the glutamic acid by the valine at the 6th position of the beta globin chain of hemoglobin. Correct? This is due to a single base substitution at the 6th codon of the beta globin chain from GAG to GUG. यानी कि mRNA पहले बन रहा था GAG, अब mRNA होगा GUG। ठीक है, the mutant hemoglobin molecule formed undergoes the polymerization of under the low oxygen tension causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle like। क्या होता है जब ऑक्सीजन टेंशन आता है, जब ऑक्सीजन टेंशन आती है उस व्यक्ति की बॉडी में, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ने लगती है, तब आरबीसी जो होती है वो ऐसे सिकल शेप हो जाती है। आरबीसी सिकल शेप हो जाएगी तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी तो उस व्यक्ति को सांस नहीं आएगा उस समय। ऐसे व्यक्ति जो है उनको एनीमिया रहता है यानी खून की कमी रहती है। ठीक है, इसके अलावा उनको जॉन्डिस रहता है। क्यों रहता है जॉन्डिस? क्योंकि सुनना, क्योंकि आरबीसी तो खराब हो गई, अब हमारी बॉडी उस खराब आरबीसी को खत्म करना चाहेगी। जब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनते हैं। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट्स। हमारी बॉडी में इतने सारे बाइल पिगमेंट्स बनेंगे क्योंकि इतनी सारी खराब आरबीसी है, उनको नष्ट करना होगा, खत्म करना होगा। तो इतने सारे बाइल पिगमेंट्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते तो बॉडी के अलग अलग जगहों पर जाकर के जमने लगते हैं, आंखों में, नील्स पर। ठीक है, तो उसको क्या होगा, जॉन्डिस भी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो एक छोटा सा फायदा है जो कि मेरे हिसाब से तो ना के बराबर फायदा है ये। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, कभी भी मलेरिया नहीं होता, मलेरिया रेजिस्टेंट होता है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो जीव है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो एजेंट है, ठीक है ना, मलेरिया जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम जो है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आरबीसी के अंदर एंटर करना पड़ता है। आरबीसी के अंदर जब एंटर करना पड़ेगा तो वो वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वहां पर अपनी ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा। ठीक है ना, अपनी कॉपियां बनाएगा। लेकिन ऐसी सिकल सेल आरबीसी में वो प्लाज्मोडियम एंटर ही नहीं कर पाता, और प्लाज्मोडियम एंटर नहीं करेगा तो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता है, वो मलेरिया रेजिस्टेंट होता है। ये था सिकल सेल एनीमिया। क्या देखिए, ये नॉर्मल आरबीसी थी। नॉर्मल आरबीसी का शेप जो होता है वो होता है बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, और ये हो जाती है सिकल लाइक, सिकल सेल। ठीक है, सिकल शेप हो जाती है। बात करते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया की। फिनाइल कीटोन यूरिया, इट इज एन इनबॉर्न कैरियर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये एरर है मेटाबॉलिज्म के अंदर। कैसे है वो हमने पहले भी देखा था। देखो, मैंने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, उसको कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में, और उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई एमआरएनए होगा। ओके, और उस एमआरएनए को बनाने के लिए कोई डीएनए होगा, है ना, कोई जीन होगा। अगर बाई चांस इस जीन में कोई खराबी आ जाए तो फिनाइल एलेनिन नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा।
ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, जमता जाएगा और ये अपने डेरिवेटिव्स बनाता जाएगा जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट होने लगेगा फिनाइल पायरुवेट और उसके डेरिवेटिव्स के अंदर जो कि मेंटल रिटार्डेशन का कारण बनेंगे। किडनियां जो है उसकी मेल फंक्शनिंग का कारण बनेंगे, किडनियों को ढंग से काम नहीं करने देंगे। ये सारी चीजें जो है वो फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर देखी जाती है। देखो, इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड phenylalanine into tyrosine. As a result, phenylalanine accumulates and convert into the phenyl pyruvic acid and other derivatives. This acid accumulates in the brain and leads to the mental retardation. ठीक है, phenyl pyruvic acid also gets excreted through the urine since kidneys poorly absorb it. क्योंकि किडनियों को इसकी जरूरत नहीं है, ये बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो किडनियां जो है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, बॉडी से यूरिन के साथ ही बाहर निकलता रहता है। ये है फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है ये सुनो। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। किसका? रेड ब्लड सेल्स का। सुनो ध्यान से, हमने अभी अभी सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था। हमने कहा था हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा? वैलिन आ जाएगा। अब बीटा ग्लोबिन चेन के ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन जब आएगा तब उसका जो शेप है वो ऐसे सिकल शेप हो जाएगा। ये डिसऑर्डर ऐसा है जिसके अंदर या तो अल्फा चेन ही नहीं बनती या बीटा चेन ही नहीं बनती। क्या है? या तो अल्फा चेन ही नहीं बनेगी या बीटा चेन ही नहीं बनेगी। अरे वहां बन तो रही थी लेकिन खराब बन रही थी। या तो बीटा चेन ही पूरी नहीं बनती क्योंकि वो जीन ही डिलीट हो जाता है, बीटा चेन ही नहीं बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनके अंदर हीमोग्लोबिन ढंग से बनता ही नहीं है। अरे खराब फंक्शनिंग छोड़ो, बनेगा ही नहीं, वो होता है थैलेसीमिया। ठीक है, अगर अल्फा चेन नहीं बनती तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, बीटा चेन नहीं बनती तो उसको बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, देखो कैसे होता है। इन थैलेसीमिया वन ऑफ द components of hemoglobin molecule is inadequately produced or not produced at all, या तो थोड़ा बहुत बनता है या बनता ही नहीं। If there is a lack of alpha chain production, that is a result as alpha thalassemia. Okay, if the component that lacking to the beta chain, that resulting the condition is beta thalassemia. The reason for the inadequate or non-production of these components is a change in a genetic code or mutation that part of the DNA which is template for the production of these proteins. यानी कि ये DNA के अंदर उस चेन के अंदर डिफरेंस या उस चेन के अंदर म्यूटेशन के कारण होता है जो कि अल्फा या बीटा चेन को बनाने वाला होता है। यानी वो डीएनए जो कि अल्फा चेन बनाएगा या फिर बीटा चेन बनाएगा, अगर उस डीएनए में या उस भाग में कहीं म्यूटेशन आया या चेंज आया तो ऐसे थैलेसीमिया देखे जाते हैं। देखो यहाँ the mutation any exists on a one chromosome of a pair, that protein produced by that one is healthy and the chromosome is enough to keep individual well enough his or her red cells in a smaller than normal. यानी कि अगर दो क्रोमोसोम्स हैं, दो क्रोमोसोम्स में से किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर खराबी आई है, ठीक है ना, उस एक क्रोमोसोम के ऊपर खराबी आई है तो दूसरा तो सही है, तो एक क्रोमोसोम खराब प्रोटीन बनाएगा और दूसरा क्रोमोसोम सही प्रोटीन बनाएगा तो भी चल जाएगा मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, Such as individual is known as a carrier, उसको कैरियर बोलेंगे या हेटेरोजाइगोट बोलेंगे। A carrier may give his or her offspring either healthy chromosome or one bearing the mutation. अब उसके पास दो क्रोमोसोम है, एक खराब और एक सही। अब वो आगे कौन सा क्रोमोसोम अपनी ऑफस्प्रिंग को देता है उस पर डिपेंड करता है कि आगे आने वाली जनरेशन में डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सीवियर थैलेसीमिया इज अ मेजर विल रिजल्ट इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स द एबनॉर्मल म्यूटेशन बियरिंग क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर थे, दोनों ने एक एक खराब क्रोमोसोम जो है वो अपनी ऑफस्प्रिंग को दे दिया, तो एक ऑफस्प्रिंग में दोनों क्रोमोसोम खराब हो गए और उसको डिसऑर्डर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कैरियर्स इफ अ मेजर थैलेसीमिया डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इन द चाइल्ड। यानी कि अगर कोई मेजर थैलेसीमिया चाइल्ड में है तो इसका मतलब ये है कि उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर होंगे। This situation is known as homozygous thalassemia, उसको homozygous thalassemia कहते हैं। अब देखो बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। अब यहाँ देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें क्रोमोसोम के जो टोटल नंबर है
वो चेंज हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 46 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाएंगे, या तो 47 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, या फिर कम हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो ऐसे जो डिसऑर्डर होता है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाते हैं, उन्हें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। देखो, दे आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सिस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। अगर कॉज होता है एब्सेंस, यानी कि क्रोमोसोम है ही नहीं, एक्सिस ज्यादा हो गए, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गया उनका। एबनॉर्मल अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे क्रोमोसोम होता है, ठीक है, देखो ये मान लो एक क्रोमोसोम है, मैंने क्रोमोसोम को एक बार ऐसे बनाता हूं, उसके ऊपर जीन लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा लगे हुए हैं। अब इनका गलती से अरेंजमेंट बिगड़ गया, पहले आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2, फिर आ गया 6, फिर आ गया 5 और फिर आ गया 4। अरेंजमेंट बिगड़ गया। क्रोमोसोम का अरेंजमेंट बिगड़ जाता है तब भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इट इज टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? सुनिए, द फिनोमिन ऑफ gain or loss of one or more chromosomes due to failure of the segregation of homologous pairs of chromosomes during meiosis। आपको पता है मियोसिस के टाइम पर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ढंग से ना हो पाए तो एक क्रोमोसोम जो होगा या तो एक्स्ट्रा हो जाएगा गैमेट के अंदर, या एक क्रोमोसोम जो होता है एक क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा। उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स कैसे? नलीसोमी। नलीसोमी क्या होता है? द क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉइड सेट। किसी डिप्लॉइड सेट के अंदर कोई एक क्रोमोसोम जो है उसका पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो गया। देखो क्या होता है, सुन, आपको पता है ना, आपको पता है ना, ये एक नंबर 1 नंबर क्रोमोसोम, ये 1 नंबर क्रोमोसोम, ये फादर से आया हुआ, ये मदर से आया हुआ। ये 2 नंबर क्रोमोसोम, ये 2 नंबर क्रोमोसोम, ये फादर से आया हुआ, ये मदर से आया हुआ। ये 3 नंबर क्रोमोसोम, ये भी 3 नंबर क्रोमोसोम, ये फादर से आया हुआ, ये मदर से आया हुआ। ऐसे होते हैं ना क्रोमोसोम। तो ऐसे ऐसे करते हुए कितने होते हैं? 23 यहां होते हैं और 23 यहां होते हैं, तभी तो मिलकर कितने होते हैं? ये 46 होते हैं। अब इनमें से मान लो ये क्या है? ये पेयर है। मान लो ये पूरा पेयर चला था, उसमें से 3 का पेयर ही उड़ गया पूरा, उसको बोलते हैं नलीसोमी। उसको बोलते हैं नलीसोमी। उसके बाद क्या होता है? मोनोसोमी। क्या होता है? 2n-1, 1 क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम द डिप्लॉइड सेट। ये पूरा जो सेट होता है इसको डिप्लॉइड सेट बोलते हैं, क्योंकि सेट कितने हैं? 2 है, एक 23 का सेट, दूसरा 23 का सेट। तो यहां जो 2 क्रोमोसोम्स का सेट है उसको बोलते हैं 2n, है ना। अगर एक सेट होता है तो उसको बोलते हैं n। ये तो 2 सेट है तो 2n। इन 2n सेल्स में से अगर एक पेयर निकल गया तो उसको नलीसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी किसको बोलते हैं? इस 2n के पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम 2n-1 हो गया। मान लो इनमें से कोई एक, मान लो 3rd नंबर चला गया अकेला, दूसरा वाला तो है अकेला, एक क्रोमोसोम चला गया, ठीक है। उसके बाद ट्राइसोमी क्या होता है? ट्राइसोमी 2n+1, 1 क्रोमोसोम इज एडेड टू द डिप्लॉइड सेट। अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, मान लो 3 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, मान लो ये 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ये 2n का तो सेट चल ही रहा है, एक ये एक्स्ट्रा और आ गया, भाई क्या जरूरत थी तेरी, ऑलरेडी एक पेयर है ना। उस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी। टेट्रासोमी क्या होता है? 2n+2, 2 क्रोमोसोम्स आर एडेड टू डिप्लॉइड सेट। 2 क्रोमोसोम्स आर एडेड टू डिप्लॉइड सेट। अगर किसी डिप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम उसमें से दो क्रोमोसोम और ऐड हो जाए, ठीक है, वो पेयर वाले भी हो सकते हैं, बिना पेयर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेट्रासोमी। उसके बाद होता है पॉलीप्लॉइडी, जिसमें यूप्लॉइडी आती है। इट इज एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज ड्यू टू फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन दैट इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। जनरली क्या होता है, देखो मैंने कहा था 2n में क्या होता है? 23 और 23 का एक सेट होता है। कभी कभी पूरा का पूरा सेट ही एक्स्ट्रा आ जाए, मान लो यूं, लो सर 2 सेट होते हैं तो उसको 2n बोल देते हैं, 3 सेट हो गए तो क्या बोलेंगे? उसको तो बोल देंगे 3n। तो क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे 3n, ठीक है। अगर 4 सेट हो गए मान लो तो क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। ऐसा एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा सेट ही एक्स्ट्रा आ गया। ये ऐसा प्लांट्स में पॉसिबल जरूर है कि 2n से 3n 4n 5n हो गया, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो यहां देखो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म
इस डिसऑर्डर की बात करते हैं। मंगोलिज्म क्या होता है देखना, इसका कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाती है यहाँ पे, इसके कारण से ये डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। देखो क्या है, 30 क्रोमोसोम यहाँ होते हैं और 23 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, करेक्ट? ये फादर साहब और ये मदर साहब है। यहाँ पर भी तो 21 क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी क्या है, ये फादर है, मान लो ये फादर है और ये मदर है। मदर के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं ना उसमें भी 23 होता है, फादर के अंदर भी 23 होता है। यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, तो तभी तो 21 का एक पेयर बनेगा 1 and 2। अभी क्या होगा, सुनना ध्यान से, अभी क्या होगा, फादर और मदर जो है उनके अंदर, मदर में जो ओवम बनते हैं ना उसमें 23 की जगह 24 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं गलती से। क्यों? क्योंकि इसमें 21 और 21 दो बार आ जाता है और फादर में तो 21 आपको पता है ही है, तो बच्चे में पता है क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है देखो, 45 तो ऑटोसोमल होता है, XX होता है, और 45 ऑटोसोमल में कितने होते हैं, 3 21 नंबर क्रोमोसोम होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 के कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद देखो, दे आर शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड विद अ स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, चपटा फ्लैट फेस होता है, गोल माथा होता है, एकदम राउंड फेस होता है और एकदम चौड़ा माथा होता है, ठीक है। फॉरवर्ड मिड टंग विद अ पार्शियली ओपन माउथ, पार्शियली माउथ ओपन रहता है और फॉरवर्ड टंग यानी लिपटी हुई सी जीभ होती है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स से बहुत सारे लूप्स मिलते हैं। पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, यहाँ पाम हथेली चौड़ी होती है और उसमें लाइनें बनी हुई होती है, बड़ी बड़ी सी लाइनें होती हैं। रिटार्टेड फिजिकल, ठीक है, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी इतना कुछ खास नहीं होता, ये साइकोमोटर होता है, साइको लोग होते हैं थोड़े से, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कई बार हार्ट डिजीज भी देखी जाती है इनके अंदर, ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। फ्लैट बैक हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग रिंकल टंग, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। पाम क्रीज है, फिंगर टिप से बहुत सारे लूप्स होते हैं, ये ऐसा बेबी। और ये किस कारण से हुआ, देखो इस जगह पर देखो, 21 नंबर क्रोमोसोम जो कि 2 होने चाहिए थे 3 हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। ये तब देखे जाते हैं जब फीमेल के अंदर जो ओवम होता है उस ओवम के अंदर 23 की जगह 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं गलती से। कैसे होता है ना, 22 प्लस मान लो वाई था एक मेल के अंदर, गैमेट में स्पर्म था, ये स्पर्म था, और ओवम में 22 प्लस एक्स की जगह 23 प्लस एक्स हो गए। क्या लिख देता हूं मैं नीचे अलग से, 23 प्लस एक्स हो गए, तो यहां कितना होगा, 22 और 23 कितने हो जाएंगे, 45 प्लस एक्स और वाई, एक्स वाई, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्यों हुए सर, यहां पर गलती से 21 और 21 दो बार आ गए और इस जगह पर भी 21 एक बार है ही है, तो 2 यहां और 1 यहां कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम। इसको ना मंगोलिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मंगोल चिल्ड्रंस के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी, लैंगडन डाउन ने की थी इसकी डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये मेल्स में होता है सिर्फ, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल। देखो जनरली मेल क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है, करेक्ट, यही होता है 44 प्लस एक्स वाई, 44 45 46। इनमें जो मेल्स होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एडिशनल कॉपी आ गई एक्स क्रोमोसोम की। आई प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स की, यानी मेल्स में होता है ये। इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, 44 ऑटोसोमल होते हैं और XXY हो जाते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए। फीचर्स क्या है अफेक्टेड इंडिविजुअल के, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट ठीक है, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, ठीक है। फेमिनिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मल लोगों के अंदर डेवलपमेंट दिखाई देता है, वैसे जो नॉर्मल मेल्स के अंदर दिखाई देता है वैसा डेवलपमेंट जो है वो दिखाई जरूर देता है। कभी कभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी दिखते हैं इनके अंदर, लेकिन कुछ एक्स एक्स होने के कारण देखो डबल एक्स फीमेल के कैरेक्टर है, यहाँ मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर दिखाई देंगे, उनकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसे मेल्स जो होते हैं उनकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने के कारण हम बोलते हैं कि उनमें गायनेकोमास्टिया हो गया है,
यानी गायनेकोमास्टिया टर्म यूज की जाती है एक मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाना। स्टेराइल होते हैं क्योंकि इनका जो पेनिस का जो साइज होता है, ठीक है ना, वो प्रॉपरली नहीं होता, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, इसलिए स्टेराइल होते हैं। मेंटली रिटार्टेड कभी कभी देखे जा सकते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देते हैं मेल, ये मेल्स कुछ ऐसे होते हैं, देखो ये ऐसा कुछ देख लो, इसके पेनिस का साइज जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला मेल है। अगर बात करें वही टर्नर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये फीमेल्स में होते हैं सिर्फ, और इनमें क्रोमोसोम ज्यादा नहीं होते बल्कि एक कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल फीमेल के अंदर आपको पता है 44 प्लस XX होता है, यहाँ 44 प्लस X 0 हो जाता है, यानी सिर्फ एक क्रोमोसोम रहता है, दूसरी जगह दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की जगह घट करके कितने रह जाते हैं, 45 रह जाते हैं। ये फीमेल्स में देखा जाता है। एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, 44 ऑटोसोमल होते हैं और फिर X 0 हो जाता है, यानी कि 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। फीचर्स ऑफ अफेक्टेड फीमेल कैसे होते हैं, स्टेराइल होती है, देयर ओवरीज आर रूडिमेंटरी, यानी कि उनकी ओवरीज जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी उनके अंदर ढंग से नहीं आते हैं। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओके, ड्वार्फ, ये फीमेल्स बहुत बॉनी होती है, मेंटली रिटार्डेड होती है, ठीक है, और ये फीमेल्स जो होती है वो भी बच्चे पैदा करने में केपेबल नहीं होती, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलता ही नहीं है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो क्या होगा, ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होगा, ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है नहीं। ओवरऑल इनका देखा जाए तो यूट्रस का डेवलपमेंट भी ढंग से नहीं होता है। ये थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस जो है, ठीक है, जिसको हम MBI बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।